हमने प्रीवियस वीडियो में यहाँ तक देखा था फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। वी हैव टू स्टार्ट विद द फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। तो सबसे इम्पोर्टेंट और पहला फंक्शन है पार्लियामेंट का फॉर्मुलेशन ऑफ लॉस। तो ये पैराग्राफ आप एक बार रीड कीजिए, आपको इसमें समझ में आएगा कि क्या क्या हो रहा है। बेसिकली लॉस से रिलेटेड जो है, या तो नए लॉ बनाना है या तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ है लेकिन वो करंट सिनेरियो में आउटडेट हो चुका है, या उसका कोई बेनिफिट नहीं है, या उससे कोई लॉस हो सकता है, तो ये सब चीज़ों को चेंज करना, मॉडिफाई करना, ये सब काम है पार्लियामेंट का। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको रीसेंट सिनेरियो के बारे में बताऊं, तो हमारा जो लास्ट ईयर एक आर्टिकल 370 जो है वो रिवोक हो गया। बेसिकली वो कुछ स्पेशल राइट्स देते थे स्टेट ऑफ कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर को, तो वो अभी रिवोक कर लिया है, क्योंकि वो तभी के टाइम का लॉ था जो आज के करंट सिचुएशन में शायद इंडिया के लिए बेनिफिशियल नहीं है। इसीलिए जो करंट गवर्नमेंट है बीजेपी का, सेंट्रल गवर्नमेंट में, उन्होंने ये बिल पास किया। वो बिल जो है वो लोकसभा में, राज्यसभा में और फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, और एक बार वो सब जगह से पास हो जाता है तो फिर वो लॉ बन जाता है। तो दैट इज हाउ वी क्रिएट न्यू लॉज। एक पूरा प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है जो फॉलो करना पड़ता है कोई भी लॉ को चेंज करने या मॉडिफाई करने, या बेसिकली नया लॉ बनाने या पुराना लॉ को ख़त्म करने। ये सब के लिए एक प्रोसीजर है जो पार्लियामेंट फॉलो करेगा। ये सब का सब प्रोसेस जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अब सेकंड जो है वो है कंट्रोल ओवर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये हम पढ़ते हैं, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स are drawn from the parliament and parliament exercises control over them. There are multiple ways through which this control can be exercised. It is the responsibility of the parliament to see that the council of ministers does not disregard the parliament and function under its supervision. तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट राइट दे दिया है पार्लियामेंट को कि इवन तो जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनके हाथ में मेजोरिटी ऑफ द पावर्स होते हैं, बट काफ़ी तरीके से पार्लियामेंट अपने खुद के जो राइट्स है वो एक्सरसाइज करके इनको कंट्रोल में ला सकता है, ताकि ये जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ये अपना जो ड्यूटी है वो प्रॉपरली करे, अपने राइट्स जो है उसे प्रॉपरली एक्सरसाइज करे। ये सब चीज़ों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी प्रोविजंस है। नेक्स्ट है अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का भी राइट पार्लियामेंट में है, बट ऑब्वियसली एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। द पार्लियामेंट डिसाइड्स वेदर टू मेक एनी अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज कंसिडर्ड टू बी एन इम्पोर्टेंट बिल। The Parliament discusses why the amendment is required and decides whether to accept it or not. The Constitution mentions various ways of amending the Constitution. They are as follows. Few provisions in the Indian Constitution are amended by simple majority of the Parliament. Some provisions require special majority of the Parliament. Few other provisions are amended by special majority plus consent from more than half of the constituent states. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छी तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है हमारा। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिकली जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला पार्ट है उसमें अगर चेंजेस करने हैं तो आपका एक सिंपल मेजोरिटी भी काफ़ी होगा, मतलब 50% से ज़्यादा वोट्स आते हैं वो पर्टिकुलर लॉ को चेंज करने के लिए, तो वो लॉ चेंज हो जाएगा। लेकिन इसमें से कुछ लॉज ऐसे हैं जो सेकेंड पार्ट है जिसमें 2/3 मेजोरिटी लगेगा। इसका मतलब 67% लोग रेडी है तो ही वो लॉ चेंज होगा, वरना वो लॉ वैसा ही रहेगा। और इसमें और भी कुछ लॉज है जो थर्ड टाइप के हैं जिसमें स्पेशल मेजोरिटी लगेगा। इसका मतलब 67% तो लगेगा ही, साथ में जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैं इंडिया के उसमें भी 50% आना चाहिए। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज होंगे जिनको चेंज करना शायद लॉजिकल नहीं होगा, तो इसके लिए इतना ज़्यादा मेजोरिटी चाहिए तो ही ये लॉज को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो
In the very first meeting after the elections of Lok Sabha, the members of Lok Sabha elect a speaker and deputy speaker. Lok Sabha functions under the guidance and control of the speaker. Lok Sabha represents the citizens and the speaker represents the Lok Sabha. After getting elected as speaker, he/she has to conduct the business of the house in an unbiased manner. Lok Sabha members have some rights and privileges as the representatives of the people. These are taken care of by the speaker. Apart from this, the speaker has to maintain the decorum and dignity of the house as well as interpret the rules of daily functioning of the house and work accordingly. तो ये जो स्पीकर का रोल है बहुत ही इम्पोर्टेंट है लोकसभा के अंदर। तो जैसे ही इलेक्शंस खत्म होते हैं तो आपस में मेंबर्स ऑफ लोकसभा एक स्पीकर और एक डेप्यूटी स्पीकर इलेक्ट करते हैं। अब इनके काफ़ी सारे जो ड्यूटीज़ है जो इन्हें फॉलो करनी होती है। इनको जो डेकोरम है हाउस का वो बना के रखना होता है, मतलब बेसिकली जो डिसिप्लिन है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए लोगों को लोकसभा के अंदर, वो सब का कंट्रोल या सुपरविजन स्पीकर करते हैं। सो हमने ऑलरेडी देख लिया ये पैराग्राफ। अब नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। द चेयरमैन एक्सरसाइजेज अ कंट्रोल ओवर द फंक्शनिंग ऑफ राज्यसभा। द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. The functions of Rajya Sabha chairman also include maintaining the discipline in the house, facilitating discussions, giving members a chance to speak, etc. So जैसे स्पीकर है लोकसभा में वैसे ही राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और जैसे स्पीकर के फंक्शंस है वैसे ही यहाँ पे चेयरमैन के फंक्शंस। मूविंग ऑन, हाउ डज द पार्लियामेंट मेक लॉस? तो मैं ऑलरेडी आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे चुका हूँ। अब पूरा आइडिया लेने के लिए ये वाला पार्ट करते हैं। सो स्टार्टिंग विथ द इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। इन आवर कंट्री द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू मेक लॉस. टू फॉर्मुलेट देम अ सर्टेन सिस्टम हैज बीन अडॉप्टेड. दिस सिस्टम इज नोन एज द लॉ मेकिंग प्रोसेस. A rough draft of the law is prepared initially. The draft or outline is known as draft proposal of the law or bill of law. There are two types of bills that are primarily introduced in the House of Parliament. One is the money bill and the second is ordinary bill. In order to be converted into act, the bill undergoes following process. तो जैसा कि मैंने आपको पिछली बार ये भी बताया था कि सबसे पहले जो है अगर किसी को कोई चेंज करना है, अमेंड करना है, लॉ बनाना है, तो सबसे पहले उसे एक बिल बनाना होगा, और वो बिल जो है वो दो टाइप के होते हैं, मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल। बिल मतलब पूरे के पूरे क्या आपको चेंजेस करने हैं उसका एक डॉक्यूमेंट बना के उसे प्रेजेंट करना होता है हाउसेस में, ठीक है। तो उसमें एक दो तरीके के है, मनी बिल है और ऑर्डिनरी बिल है। तो सबसे पहले ये जो बिल है वो कहाँ पे जाता है, वो है फर्स्ट रीडिंग। तो फर्स्ट रीडिंग क्या है देखते हैं। द मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री और मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट प्रेजेंट्स द बिल एंड ब्रीफली एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर व्हाइल प्रेजेंटिंग इट. दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट रीडिंग. तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो डिपार्टमेंट का मिनिस्टर है वो ये बिल को सभा में प्रेजेंट करेगा और उसे बताएगा कि एग्जैक्टली ये बिल में क्या है, और उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी पूरे सभा को एनलाइटन करेगा। अब सेकेंड रीडिंग, अभी इसमें दो स्टेजेस होते हैं। इन द फर्स्ट स्टेज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रपोज्ड बिल आर डिस्कस्ड एंड मेंबर्स इन द हाउस एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस ऑन इट. The supporters of the bill give favorable opinions while the opponents discuss the defects and faults in the bill. After the discussion within the House, as per the requirement, the bill is sent to a committee of the House. The committee report consisting of instructions and recommendations is sent to the House in order to make the bill flawless. तो जो सेकेंड रीडिंग का फर्स्ट पार्ट है इसमें जो इसको फेवर कर रहे हैं वो उसके फेवर में बोलेंगे, उसके पॉजिटिव्स बताएंगे, और जो इसे अपोज कर रहे हैं उसके साइड मतलब डिफेक्ट्स बताएंगे, ड्रॉबैक्स बताएंगे, और फिर ये डिस्कशन होगा और उसके बाद वो आगे जाएंगे।